बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। कोई माने या ना माने, मगर कहने वाले तो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने पर अब आलमी इस्टेब्लिशमेंट खान साहब से नाराज़ हो चुकी है। इसीलिए खान साहब नवाज शरीफ को हर कीमत पर पाकिस्तान वापस लाकर जेल में डालना और नाराज ताकतों को राज़ी करना चाहते हैं। तो हालात वाक़यात को बारीक बीनी से देखा जाए और उसको मद्देनजर रखा जाए तो नवाज शरीफ से जो मुल्क सबसे ज़्यादा नाराज़ था वो सऊदी अरब है। अरब ममालिक ये चाहते थे कि नवाज शरीफ को खित्ते में इबरत का निशान बना दिया जाए ताकि खित्ते में कोई और मुल्क, खुसूसन मुस्लिम ममालिक उनके सामने सर उठाने की जुर्रत न कर सकें। सऊदी हुकाम का ख्याल ये है कि उन्होंने नवाज शरीफ पर एग्ज़ाइल के दौरान जो एहसानात किए थे, नवाज शरीफ ने उन एहसानात को याद नहीं रखा, बल्कि अरब ममालिक के मफादात के बरक्स इक़्तिदार में आने के बाद उन ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ाए जिन्हें अरब पसंद नहीं करते थे। नवाज शरीफ के खिलाफ जब पनामा केस में कुछ नहीं निकल रहा था और बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही थी कि नवाज शरीफ पर पनामा के हवाले से कुछ साबित किया जा सके, तो अचानक एक अकामा यूएई से निकल आया था। तो ये अकामा किसी और ने नहीं, खुद मुत्तहिदा अरब इमारात के हुकाम ने फराहम किया था ताकि नवाज शरीफ को उसकी बुनियाद पर नाअहल कर दिया जाए। मुत्तहिदा अरब इमारात गवादर को चीन के हवाले करने पर नाराज था। अमीरात का ख्याल ये है कि ग्वादर पोर्ट बन जाएगा तो यूएई की पोर्ट को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। ये सब बातें मीडिया में आ चुकी है। मुत्तहिदा अरब इमारात का ख्याल ये था कि इससे यानी ग्वादर पोर्ट बनने से इमारात की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ग्वादर पोर्ट वो पोर्ट था जो यूएई से काफ़ी बड़ा होता। सऊदी अरब का यमन के खिलाफ जंग में साथ ना देने और तुर्की के साथ दोस्ती बढ़ाने पर वो नाराज़गी अलग से चल रही थी। सऊदी अरब को गुस्सा था कि हम तुर्कों के करीब क्यों हो गए हैं, और यमन के खिलाफ जंग में सबको पता है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने क्या फैसला किया था। तो ये दो बातें ऐसी थी जो नवाज शरीफ के बैकलॉग में मौजूद थी। तो खान साहब ने अरब ममालिक के नवाज शरीफ के हवाले से ख्यालात का भरपूर फ़ायदा उठाया, अरब ममालिक से दोस्तियाँ लगाईं और उनसे उधार रकम भी ली, उधार तेल भी लिया। नवाज शरीफ नैब के मुकदमात में जेल भेज दिए गए। अब बहुत से लोग तो कहते हैं कि खान साहब ने उन्हें जेल भेजा क्योंकि नैब पर उनका इन्फ्लुएंस है, लेकिन जब मौलाना फजलुर रहमान ने पिछले साल लॉन्ग मार्च शुरू किया और अपोजिशन की तरफ से तहरीक का दबाव बढ़ा, मौलाना इस्लामाबाद के अंदर पहुंचे तो खास सब प्रेशर में आ गए। नवाज शरीफ को बाहर भेजने पर राजी हो गए। खुद हुकूमती रिपोर्ट्स में यह बात सामने लाई गई कि नवाज शरीफ बीमार हैं, उनकी जान को खतरा है। नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स ये बताती थी कि उनकी हालत खतरे में है, उनके प्लेटलेट गिर चुके हैं। अब ये प्लेटलेट किस वजह से गिरे, किसी मेडिसिन की वजह से गिरे या वो बीमार थे या उन्हें स्लो पॉइजनिंग की गई जिसका खदशा खुद उनके बेटे ने जाहिर किया था। तो बहरहाल ये नजर आया, ये ऑन रिकॉर्ड था कि नवाज शरीफ की जान को खतरात है। और दूसरी तरफ ये कहा गया कि रिपोर्टें ऐसी नजर आई जैसे नवाज शरीफ बीमार हैं। कहने वाले तो कहते हैं कि खान साहब ने नवाज शरीफ को दाखिली सियासी दबाव के तहत बाहर जाने की इजाज़त दी थी। यानी एक तरफ अपोजिशन तहरीक चला रही थी और मौलाना निकले हुए थे, दूसरे नवाज शरीफ बीमार थे और ये कहा जा रहा था कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो दूसरे भट्टो बन जाएंगे। तो प्रेशर में आ गए। खान साहब ने उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी, काबीना ने बाकायदा इसको अलाउ किया। इसकी वजह से दोस्त ममालिक नाराज़ हो गए। तो इस नाराज़गी को अब कैसे बताया जाए कि ये नाराज़ हैं? तो शाह महमूद कुरैशी के जरिए कश्मीर के हवाले से एक बयान दिलवाया गया तो उसे इस खाते में डालने की कोशिश की गई कि चूँकि शाह महमूद कुरैशी ने बयान दिया है तो इसलिए सऊदी अरब नाराज़ है, चूँकि हमने कश्मीर पर स्टैंड ले लिया है इसलिए सऊदी अरब नाराज़ है। जबकि ये भांडा उससे पहले ही फूट चुका था कि सऊदी अरब ने तेल रोक दिया है और जो हमें उससे $3 अरब उधार दिया था हमारे रेमिटेंस को अप करने के लिए, बैंकों में रखने के लिए, वो भी वापस मांग लिया है। तो हमने उन्हें कुछ रकम वापस भेज दी। तो इस पूरी तमहीद का मकसद उस पॉइंट तक आना है कि इस बात को रूल आउट नहीं किया जा सकता कि अचानक खान साहब और पूरी हुकूमत नवाज शरीफ को वापस लाने पर क्यों तुल गई है। और खान साहब बार बार क्यों ये कह रहे थे या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को लाने के लिए हर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। आज भी उन्होंने ये कहा कि हर कीमत पर नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। ये भी कहा उन्होंने कि वो किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे।
तो उन्हें ये बताना चाहिए था कि उन्हें ब्लैकमेल कर कौन रहा है। क्या जो शख्स बाहर बैठा है वो ब्लैकमेल कर रहा है, या वो ब्लैकमेल कर रहा है जो इस बात पर नाराज हुए कि जनाब आपने उन्हें बाहर क्यों भेज दिया, जिन्होंने उधार दिया, जिन्होंने तेल उधार दिया। तो अब बुजरा बात की बोलियां क्यों बोल रहे हैं। तो इस वक्त पूरी फजा एकदम ऐसी बनी हुई है जैसे नवाज शरीफ की वजह से मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो देखा जाए तो खास सब ठीक ही कहते हैं, नुकसान तो हो रहा है। सऊदी अरब फिर से नाराज है, पहले भी सऊदी अरब नवाज शरीफ की वजह से नाराज हुआ, अब भी सऊदी अरब बज़ाहिर नवाज शरीफ की वजह से नाराज लगता है। तो नवाज शरीफ का एक और प्रॉब्लम यह है कि नवाज शरीफ के आले सऊद की उस फैमिली से ताल्लुकात थे जो अब इक़्तिदार में नहीं है। यानी पहले जो शाही खानदान वहाँ बरसर इक़्तिदार था, अब वो जाहिर है उसकी शराना सुलेमान से इक़्तिदार की लड़ाई चल रही है। मोहम्मद बिन सुलेमान नवाज शरीफ को मुखालिफ ग्रुप का हिस्सा समझते हैं। वो सऊदी जो नवाज शरीफ के करीब थे, जो एग्जाइल के दौरान उस वक्त वहाँ पे इक़्तिदार में थे, वो या तो मुसीबत में है या फिर कहीं दाएं बाएं खामोश बैठे हैं। नाइफ खानदान भी इसमें शामिल है। तो मेरा गुमान ये है, जो तजिया करे पूरे हालात वाक़यात का बारीक बीनी से, तो इस बात को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि नवाज शरीफ को वापस लाने की मुहिम अचानक नहीं शुरू हुई। इसके पीछे वही आलमी इस्टेब्लिशमेंट है जिसका सऊदी अरब भी हिस्सा है। आलमी इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ सऊदी अरब पर मुनसर इनिसार नहीं करती, या सिर्फ सऊदी अरब उसका वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, बल्कि उसके अंदर कई ममालिक आते हैं। सऊदी अरब उसका हिस्सा है। आपको याद होगा जब हाँ साहब अमेरिका गए थे तो दौरा अमेरिका के दौरान उन्होंने फरमाया था कि वो नवाज शरीफ की जेल से एसी निकलवा देंगे। तो ये बातें भी उस वक्त कही गई कि जी आलमी इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। यानी उस वक्त खान साहब आलमी इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए कहते थे कि मैं नवाज शरीफ के साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इस तरह की बातें सामने आई। तो पिछले कुछ अरसे से खान साहब ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने से उनको बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या नुकसान हुआ है, ना वो ये बता रहे थे कि असल मामला क्या है। लेकिन अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ सकती है अगर इस लॉजिक को आप रिलेट करें। ये कोई हतमी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन इस तजिए की बुनियाद पे कहा जा सकता है कि अंदरूनी और बैरूनी ताकतें जो नवाज शरीफ से पहले ना खुश थीं, वो नवाज शरीफ को बाहर भेजने पर दोबारा नाखुश हो चुकी हैं। वो ताकतें ये चाहती हैं कि नवाज शरीफ को सजा दी जाए। ये जो हम सुनते थे कि नवाज शरीफ का कोई फ्यूचर नहीं और इनको सियासत से बिल्कुल आउट कर दिया जाए और इनको जेल में डाल दिया जाए, बाकी जिंदगी जेल में गुजरे, तो ये इसी के बाद सामने आई। मुकामी इस्टेब्लिशमेंट उसने मुल्की हालात में अबतरी और माशी बर्तरी की वजह से नवाज शरीफ के मामले पर कदरे नरमी का मुजाहरा किया है। इसी वजह से तो नवाज शरीफ बाहर चले गए थे। ये जो कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा और एनआरओ किसने दिया, तो नवाज शरीफ के बाहर जाने में एक बड़ा हाथ ताकतवर हल्कों का भी समझा जाता है। तो आलमी इस्टेब्लिशमेंट की नाराजगी को खान साहब बर्दाश्त कर लेते, वो बहुत सी बातें खान साहब बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब बात लेन देन के तकाजों पर आ गई है, दोस्तियां टूट गई हैं, तो अब फिर से नौकरी बचाने की मुहिम शुरू हो गई है। तो मेरे नज़दीक इस बात को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि सऊदी अरब ने सुलह के लिए ये शराइत रख दी हो कि नवाज शरीफ को पकड़ के लाओ और वापस हवालात में डालो। तो इसलिए अचानक हुकूमत ने पूरा वजन इस बात पर डाल दिया है कि नवाज शरीफ को हर कीमत पर वापस लाया जाए। हालांकि ये बात सबको मालूम है, कानूनी माहिरीन ये बात बता चुके हैं कि नवाज शरीफ को कानूनी पेचीदगियों के सबब गिरफ्तार करके या डिपोर्ट नहीं कराया जा सकता। अलबत्ता नवाज शरीफ खुद आना चाहें तो उन्हें को रोक नहीं सकता, मगर सवाल ही है कि क्या नवाज शरीफ दोबारा आलमी ताकतों के नरगे में फंसना पसंद करेंगे? क्या आलमी ताकतें नवाज शरीफ के हवाले से अपना मौक़िफ़ तब्दील कर चुकी हैं, या खान साहब नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए कोशिश करने का तासुर देकर नाराज दोस्तों को राजी कर सकेंगे? प्रोग्राम में और भी हम मौज़ूआत शामिल हैं, देखते हैं हाईलाइट। हमें स्टेबलाइज होते हुए पॉलिसीज़ बनाते हुए अभी इंशाल्लाह इससे आगे अभी हमारी डिलीवरी शुरू होगी, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह इससे आगे जो फेज़ होगा, अगला फेज़ होगा इंशाल्लाह, उसमें हम डिलीवर करके दिखाएंगे आपको। एक हमारा विजन है कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम जिस दिन कहना और किसी को ये कहना कि आपने लूटा है मुल्क को, तो ये सारी बातें जो हैं तजावुज़ हैं। आप कानून बना दे जिसमें करप्शन की सज़ा मौत रख लें, फिर अदालत जो है जब फैसला करे किसी के बारे में कि उसने करप्शन की है। जितने भी वादे इमरान खान साहब पूरे करें या ना करें,
मईशत जो है वो जहाँ पे भी जाके खड़ी हो जाए, चाहे -20 पे चली जाए। खुशखबरी ये है कि रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस, रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल फॉलीज, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे एज ऑफ नाउ। हम प्ली बारगेन के लिए तैयार हैं, हम प्ली बारगेन ऑफर करने के लिए तैयार हैं। अपील की समाअत, क्योंकि ट्रायल गुजर चुका, वो हो चुका, अपीलें बाकी हैं। अगर हमें अपील की समाअत के दौरान भी हम ऑफर करेंगे प्ली बारगेन। आप बताइए एपीसी में आपके लिए कोई दर्द साथी बने, क्योंकि ये इशू गवर्नेंस के बहुत ढेर सारे इन्होंने इकट्ठे। बात ये है कि मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेट 60s से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे शायद ही कोई हुकूमत ऐसी याद है जिसके खिलाफ एपीसी ना बनी हो। ये हमारा एक वतीरा बन गया है। लेकिन ये कर नहीं सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। अवाम साथ ही नहीं है इनके, क्या करेंगे? नहीं देखिए ना, आप तो उसी जमाने के हिसाब से आप बात करेंगे ना। उस वक्त तो सोने की कीमत भी कितनी थी? अच्छा, सोने की कीमत भी 70,000 75,000 थी, या जो भी थी। अभी जो है तो एक बहुत इंटरनेशनल प्राइसेस हैं। आप दालें तक इंपोर्ट करते हैं। पता है कि पाकिस्तान में जो मेडिको लीगल रिपोर्ट्स हैं वो किस तरह से उनको बदला जाता है, उनमें किस तरह से उन रिपोर्ट्स जो हैं उनको क्लाइंट्स को फायदा देने के लिए पुलिस जो है वो हेल्प आउट करती है। और पाकिस्तान में जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें ये एक रूटीन की बात है। और अब बात करते हैं कुछ हुकूमती वज़रा की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने के हवाले से और पाकिस्तान से उन्हें भेजे जाने के हवाले से मुतज़ाद बातें की जा रही है। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को जो बाहर भेजा गया उसमें रिपोर्टें तैयार करने वालों का बड़ा अहम रोल है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जिन्होंने बाहर भेजा यानी कैबिनेट, उसका क्या किरदार है। तो देखते हैं फवाद चौधरी ने क्या कहा है। वॉच दिस। पता है कि पाकिस्तान में जो मेडिको लीगल रिपोर्ट्स हैं वो किस तरह से उनको बदला जाता है, उनमें किस तरह से उन रिपोर्ट्स जो हैं उनको क्लाइंट्स को फायदा देने के लिए पुलिस जो है वो हेल्प आउट करती है। और पाकिस्तान में जो क्रिमिनल केसेस हैं उनमें ये एक रूटीन की बात है कि कैसे रिपोर्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। अब नवाज शरीफ साहब के केस में देखिए, मेरे एतराज़ात उस वक्त ये नहीं थे कि उनको कोई जो है वो इलाज नहीं कराना चाहिए। हमारा एतराज़ उस वक्त ये था कि आप उनके साथ वही सलूक करें जो बाकी कैदियों के साथ होता है, यानी आप उनको इलाज की सहूलत दें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर दें। जो बाहर इलाज की सहूलत दी गई वो इस बुनियाद पर दी गई कि जी उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि उनकी बीमारी का इलाज पाकिस्तान में नहीं है। और जो आपने जब उनकी रिपोर्ट जैसे बनी, फॉर एग्जांपल शाहजेब पंदाजा साहब के सामने अगर कोई रिपोर्ट आएगी जो बताएगी कि प्लेटलेट्स डाउन है, ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, दिल जो है वो सही, उसकी जो हार्ट बीट है वो सही नहीं है, तो आप यही कंक्लूड करेंगे। सो क्वेश्चन इज नॉट ऑन द रीडिंग ऑफ द रिपोर्ट्स बट हाउ दोज रिपोर्ट्स वर जनरेटेड। ये प्रोब होगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी जाहिर है उस प्रोब का हिस्सा होंगे। देखिए, नवाज शरीफ की रिपोर्टें अगर दुरुस्त नहीं थी, फेक थी, खुद साख्ता थी, तो इसकी तस्दीक किसने कराना थी? इसकी तस्दीक कराना हुकूमत का काम था। वो हुकूमत की कस्टडी में थे। मगर जब हुकूमत की नीयत ही उन्हें बाहर भेजने की थी, उनसे जान छुड़ाने की थी, वो जो पॉलिटिकल प्रेशर बन रहा था उससे बेल आउट करने की उस वक्त ज़रूरत थी, तो फिर रिपोर्टों की तस्दीक कराने की कौन कराता? हुकूमत उस वक्त भी तासर दे रही थी कि नवाज शरीफ की बीमारी ड्रामा है। बाद में खुद ही ये कहने लगे कि हमने पता कर लिया कि नवाज शरीफ की रिपोर्टें दुरुस्त हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें अंदर करना चाहिए था, जिसमें उनकी वज़ीर सेहत भी है और अब खुद उनके वज़ीर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो जो भी उस वक्त इन्वॉल्व था, जो बोर्ड बना था, जो डॉक्टर थे, जो लुक आफ्टर कर रहे थे, जो राब्ते में थे, जो रिपोर्टें ले और दे रहे थे वज़ीर आज़म पंजाब समेत, तो सबको फिर पकड़े। जिम्मेदार तो वो लोग हैं जिन्होंने रिपोर्टों की तस्दीक कराई, डॉक्टर भेजकर खुद चेक कराया। तो वही बता रहे थे कौम को। नवाज शरीफ तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे कि मैं बीमार हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुकूमतें कर रही थी, बता तो हुकूमत रही थी। तो हकीकत यह है कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने का रास्ता खुद हुकूमत ने निकाला। अब शेर रशीद साहब का इसमें बड़ा अहम रोल है। शेर रशीद के बारे में सब जानते हैं कि उनके किन कुव्वतों के साथ ताल्लुकात हैं, वो ना छुपाते हैं ना उनको छुपाने की ज़रूरत है, सब जानते हैं। तो जब शेर रशीद इसमें उन्होंने अहम रोल अदा किया कैबिनेट में बैठ के कि नवाज शरीफ को बाहर भेजे जी, जान छुड़ाए, तो फिर पीछे बात क्या रह जाती है कि कौन सी कुव्वतें ये चाहती थी कि वो बाहर चले जाएं। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपोजिशन की आज मुलाकात हो ही गई। एक बार फिर मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान APC के हवाले से मुलाकात हुई है, तो उसके बारे में आपको आगाह करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। अपोजिशन के दो बड़े रहनुमाओं मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान में अहम मुलाकात हुई है। दोनों जमातों ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और आइंदा मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने के लिए तबादला ख्याल किया। मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने मीडिया को बताया, अपोजिशन पार्टीज़ हैं और पार्लियामान के बाहर उनको हम सबको इकट्ठा करेंगे और इस मशावरत के अमल को इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे और ठोस इस हवाले से ठोस मशावरत होगी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब की क़ियादत में मुस्लिम लीग नून के इस आली क़द्र वफ़द को खैर मक़दम कहता हूँ और इन हालात में उन्होंने जो आगाज़ किया है राब्ते का, मैं उस हवाले से भी उनका खैर मक़दम करता हूँ। हमने उनकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की है कि जो अपोजिशन की छोटी जमातें थीं, हम ऑलरेडी उनका एक इजलास बुला चुके हैं। मीर हासिल ख़ान बज़ुन जो मरहूम की वफ़ात की वजह से उसे चंद रोज़ के लिए मुअख्खर किया गया है, तो वो इजलास होगा और फिर सबकी मुशावरत के साथ हम चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी दोनों के साथ हम राब्ता करें ताकि बाहमी मुशावरत के साथ हम एक मुश्तरका लाए अमल और मुश्तरका हिकमत अमली की तरफ आगे बढ़ सकें। इस बात पर इत्तिफाक है। बताया ये लगता है कि अपोजिशन में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और अभी तक APC की हतमी तारीख के बारे में फ़ैसला नहीं हो सका। हम बात यह है कि आज दोनों रहनुमा मिले, लेकिन ये तय नहीं हो सका कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कब होगी, कहाँ होगी और मेज़बान कौन होगा। तो बज़ाहिर ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन लगती है। मुलाकात गिले शिकवे दूर करने के लिए थी, क्योंकि इस मुलाकात में कोई ठोस लाए अमल सामने नहीं आया और अब ये बात तय है कि जो कुछ भी होगा वो मुहर्रमुल हराम के बाद ही होगा और APC के लिए शायद मज़ीद 1-2 माह इंतज़ार करना पड़े। वैसे मौलाना फजलुर रहमान ने इस मुलाकात के बाद छोटी जमातों का एक इजलास बुलाया है, जो शायद 27 अगस्त उसके लिए डेट रखी गई है और 6-7 जमातें उसमें इकट्ठी होंगी, तो ज़ाहिर है कोई ना कोई लाहे अमल तय किया जा रहा है। लेकिन जो APC बड़ी अपोजिशन जमातों की होनी है उसके बारे में हमें मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हमारे दोस्त हैं उनके पास एक बार फिर खबर है। NRO का शोर है और क्यों है शोर NRO का, और देखते हैं हमारे दोस्त क्या फरमाते हैं इस हवाले से। हम प्ली बारगेन के लिए तैयार हैं। हम प्ली बारगेन ऑफ़र करने के लिए तैयार हैं। अपील की समाअत, क्योंकि ट्रायल गुजर चुका, वो हो चुका, अपीलें बाकी हैं। अगर हमें अपील की समाअत के दौरान भी हम ऑफ़र करेंगे प्ली बारगेन, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो प्ली बारगेन ऑफ़र कर सकते हैं इस अमेंडमेंट की सूरत में, तो जैसे ही हम प्ली बारगेन ऑफ़र करें, यानी कि नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, क्योंकि अभी इनको सज़ा हुई है, कैप्टन सफदर साहब, ये प्ली बारगेन ऑफ़र करें तो चेयरमैन नैब पाबंद होगा वापस भेजने का। रेफर करेगा अपील कोर्ट को, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है जी, ये अपील कोर्ट को रेफर करेगा। अब अपील कोर्ट कौन है इस वक्त? इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है मामला, दोनों का। तो ये वो एक बारीक वारदात करने की कोशिश की गई जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम थी, जिसमें फ़रूक नसीम साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, डॉक्टर बाबर अवान हैं, मलिका बुखारी हैं, उन्होंने वो चीज़ खोल के बयान कर दी कि इन तरामीम का मकसद ये है कि ये तरामीम आप अडॉप्ट करें, मियाँ साहब वापस आएंगे और प्ली बारगेन ऑफ़र करेंगे, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी,
और हम वापस पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। और जिस तरह बिल्ली के ख्वाब में छिछरों के सिवा कुछ नहीं आता, इस तरह बाज़ लोगों के दिमाग में नवाज शरीफ के सिवा कुछ नहीं है। दिन रात इस बात के ख्वाब देखते हैं जैसे नवाज शरीफ पैसे वापस जमा करा रहे हैं, क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने दावा कर रखा था और दस्तावेजात भी दिखाई थी कि ये करप्शन हो गई, ये करप्शन हो गई और नवाज शरीफ पर करप्शन साबित हो गई। अब वो ये पैसा जमा कराने के लिए तैयार है, जिसे प्ली बार्गेन कहा जाता है। और ये 3 साल से ट्रक की बत्ती दिखाई जा रही है कि नवाज शरीफ मान गए हैं, उन्होंने रकम लूटी है, अब वो पैसे जमा करा रहे हैं। तसलसल से काम किया जा रहा है। बाज़ दोस्तों ने तो रकम भी बता दी थी कि इतने अरब और इतने अरब। फिर ये भी दावा किया गया कि 2-4 रुपए कम ज़्यादा करने पर बात रुक गई है, वरना तो तैयार है और रकम बस मिलने वाली है। जिसके बाद हम फतह के शादियाने बजाएंगे और कौम को बताएंगे कि देखे अगर नवाज शरीफ करप्ट ना होते तो पैसे जमा क्यों कराते। तो मैंने उस वक्त ही कहा था कि हजूर वो जितने पैसे देते हैं पकड़ लें, पता तो चले कि कुछ लिया दिया है या कुछ करप्शन की है। लेकिन वो बात आई गई होगी। अब भी सूरत हाल ऐसी है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो नैब कवानीन में तरमीम पर तीनों बड़ी जमातें मुज़ाकरात कर रही थी। खुद तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन से तजावीज़ मांगी थी, मीटिंग्स हुई। अब उन तजावीज़ को NRO का नाम दिया जा रहा है कि NRO मांग लिया गया है। भाई आप किससे तजावीज़ मांगे, वो आपको तजावीज़ दे दे। अगर आपको नहीं एक्सेप्टेबल तो आप उसको रूल आउट कर दें। और ये तजावीज़ भी ज़्यादातर पीपल पार्टी की तरफ से आई थी, नून लीग की तरफ से नहीं आई थी। खुद ये बात वो आके मान चुके हैं कि कुछ सजेशन फ़ारूक एच नाइक साहब ने फ़ारूक एच नाइक ने दी थी हुकूमत को, लेकिन उन्होंने इसको बिल्कुल ही वो दूसरे खाते में लगे कि हमसे NRO मांगा जा रहा है। अब मसला ये है कि जिनके ज़हनों में नवाज शरीफ घुसा है, उन्हें नवाज शरीफ के सिवा और नज़र क्या आएगा। और वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद गुफ्तगू कर रहे हैं नदीम मलिक के प्रोग्राम में। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं शफ़क़त महमूद। आप बताइए APC में आपके लिए कोई दर्द साथी बने, क्योंकि ये इशू गवर्नेंस के बहुत ढेर सारे इन्होंने इकट्ठे। बात ये है कि मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेट 60s से फॉलो कर रहा हूँ। मुझे शायद ही कोई हुकूमत ऐसी याद है जिसके खिलाफ APC ना बनी हो। ये हमारा एक वतीरा बन गया है। लेकिन ये कर नहीं सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। अवाम साथ ही नहीं है इनके, क्या करेंगे। मैं आपको बताऊं कि अगर इनके बस की बात होती, अभी तक हमारी हुकूमत कब की ख़त्म हो चुकी। सर वैसे अवाम के साथ होने से कौन सी तहरीक कामयाब हुई आज तक? तहरीकें कामयाब होती हैं। कौन सी? जो ये 77 में मार्शल लग गया था, ये जो जुडिशरी की तहरीक थी, ये कामयाब हुई। चीफ जस्टिस बहाल हुए, हुकूमत नहीं गई, लेकिन कामयाब तो हुई बिल्कुल। एक पब्लिक प्रेशर की वजह से कामयाब हुई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर इनके अख्तियार में होता तो ये हमें पता नहीं कब से फ़ारग कर चुके होते। इनके अख्तियार में नहीं है। बाकी ये मीट करते रहेंगे एक दूसरे के APC वगैरह। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँ, पब्लिक सपोर्ट मस्टर करके इन्होंने किया था, आपको नहीं गिरा सके। एक चीज़ मैं ज़रूर, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो। जहाँ एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि इश्यूज़ हैं, बिल्कुल हैं। अगर महंगाई है तो वो इशू है, हम तस्लीम करते हैं कि वो एक इशू है। लेकिन इस कौम को लूट मार करके अपने और अपने ख़ानदान की दौलत में इजाफा करना कोई इशू नहीं है। जुर्म है सर। हुक्मरान जमात को इस बात का बड़ा जोम है कि अगर ताकतवर हल्के उनके साथ नहीं तो अपोजिशन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस बात का पता तो उस वक्त चलेगा जब अपोजिशन लोगों को बाहर निकलने की कॉल देगी। अभी तो अपोजिशन ने कोई तहरीक चलाई नहीं। मौलाना फजलुर रहमान बाहर निकले थे तो उनके साथ लोग बाहर निकल आए थे। तो असल मसला हुकूमत की ताकत और अपोजिशन की कमज़ोरी का नहीं है, बल्कि असल मसला तो ताकतवर हल्कों का है कि वो किस तरफ खड़े हैं। और जिन्हें अभी तक इस बात की उम्मीद है कि उनकी चॉइस कभी ना कभी तो कामयाब होगी और इज्जत बच जाएगी। और ये बात हुकूमत को अच्छी तरह मालूम है और पहले दिन से हुकूमत इस बात से खौफजदा थी कि अपोजिशन बड़ी ताकतवर है। अगर किसी को याद हो, ये कहा जा रहा था कि जी अपोजिशन बहुत ताकतवर है, खासतौर पर बहुत टफ टाइम दिया जाएगा। लेकिन उनसे भी ज़्यादा ताकतवर लोगों ने उन्हें बिल्कुल दीवार से लगा दिया है। वैसे भी पाकिस्तान में तहरीके आवाम से ज़्यादा ताकतवर हल्कों की आशीर्वाद से कामयाब हुआ करती हैं। जब उधर से हवा चलती है तो सबका जोर लग जाता है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के हवाले से किसे नहीं मालूम कि वो कैसे कामयाब हुई थी, वो कैसे बहाल हुए थे, वो तहरीक क्या थी, लोग कैसे निकले थे, रास्ते में किसकी कॉल आई थी। तो असल बात यही है कि अपोजिशन की कमज़ोरी का ताल्लुक आवाम के बाहर निकलने या ना निकलने से नहीं है,
बल्कि किसी और से। यहाँ पे लेके एक ब्रेक, और ब्रेक कर वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारे पंजाब के वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनका एक इंटरव्यू है, कुछ बातें उन्होंने भी की हैं, ज़रा उनसे भी उन पर भी तबसरा तजिया देते हैं। ब्रेक के बाद हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाज़िर खिदमत है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जिनके हवाले से बहुत सी मुतज़ाद इतलात ज़ेर गर्दिश है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, रहेंगे, नहीं रहेंगे, नैब उनके साथ क्या सलूक करेगा। उस्मान बुज़दार गुफ्तगू कर रहे हैं। एक खसूसी इंटरव्यू उन्होंने दिया है एक एंकर को, जियो न्यूज़ के मौलवी फ़ारूक है, उनको इंटरव्यू दिया उस्मान बुज़दार। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं। हमें स्टेबलाइज होते हुए, पॉलिसीज़ बनाते हुए, अभी इंशाल्लाह इससे आगे अभी हमारी डिलीवरी शुरू होगी। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह इससे आगे जो फेज़ होगा, अगला फेज़ होगा इंशाल्लाह, उसमें हम डिलीवर करके दिखाएंगे आपको। एक हमारा विजन है कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम जिस दिन हम छोड़ जाएं पंजाब को, तो उस दिन हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक यूनिवर्सिटी हमारी इस्टेब्लिश हो। ना हम किसी के काम में मुदाखलत करते हैं, ना किसी को करने दें। कानून से हट के किसी का काम नहीं होगा, ना करने देंगे, ना गलत काम किया है ना किसी को करने देंगे। मैं पंजाब का चीफ मिनिस्टर हूँ, ठीक, और मुझे कोई भी रुकने असम्बली आके मिल सकता है और अपने हल्के के मसाइल, अपने जो इश्यूज़ हैं वो शेयर कर सकता है, और उनको हल करना मेरी ज़िम्मेदारी है। इसमें किसी फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने की इस तरह की बिल्कुल कोई बात नहीं है। हमने तो किसी की वफ़ादारी तब्दील नहीं कराई है, ना किसी को कुछ कहा है, बट जो दोस्त हैं, किसी का इशू है, कोई मिलता है तो उसको इतना किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हर कोई मिल सकता है। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, मैं उसको लेके चल रहा हूँ, वो मेरे लीडर हैं, उनका एतमाद हासिल है मुझे, तो लोगों को इस बात की बड़ी तकलीफ़ होती है। हम बैठे हैं जी, अपना परफॉर्म कर रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी है हम इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे। जो इस तरह की बातें करते हैं वो इस सूबे को, इस मुल्क को डिस्टेबलाइज कर। देखिए, सियासी जमातें इक़्तिदार में आने से पहले मनसूबाबंदी करती हैं, मंशूर बनाती हैं, शैडो कैबिनेट बनाती हैं, प्लानिंग करती हैं, इक़्तिदार में आती हैं, उसे एग्जीक्यूट करती हैं। अब वज़ीर आला पंजाब ये फरमा रहे हैं कि 2 साल में हमने मनसूबाबंदी की है, यानी 2 साल मनसूबाबंदी में गुजार दिए, अब डिलीवरी देंगे। और विजन ये है कि हर ज़िले में एक एक यूनिवर्सिटी बना के जाएंगे। अब सवाल ये है, कहते हैं ना, हाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। 5 साल बाद पढ़ने वाले कहाँ से लाएंगे? जो हालत इस वक्त आवाम की हो चुकी है, अगर उसको आप देखें तो ये नहीं लगता कि आइंदा तालीम के लिए लोग फ़ीसें भी दे पाएंगे। यूनिवर्सिटियाँ होंगी लेकिन पढ़ने वाले कहाँ से होंगे? अगर इस्तात नहीं होगी, लोग दाखिले कहाँ से लेंगे? लेकिन अच्छी बात है, विजन अगर यूनिवर्सिटियाँ बनाना है तो ज़रूर बनाएं, अल्लाह करे ये सब कुछ हो जाए। लेकिन मसला रोज़मर्रा के मसाइल और डे टू डे अफेयर का है, जिसमें लोग फंसे हुए हैं, वो तो जू के तू पड़े हैं। मसलन अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों को चेक करने वाला कोई नहीं, गवर्नमेंट है, लेकिन बाज़ार में आप चले जाएं, ये सबको एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कीमत किसने, कौन किस कीमत पर क्या चीज़ बेच रहा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। जराइम है, उनमें बेहद इजाफा हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की हालत ये है कि थानों को, पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को पता उस वक्त तक चलता है किसी भी जुर्म का जब कोई वीडियो वायरल होती है। अगर वीडियो वायरल ना हो तो हमें जराइम का पता ही नहीं चलता। तो ये हाल है। अगर तो बुज़दार साहब का ख्याल ये कि 5 साल पूरे करने आए हैं और 5 साल बाद जो रिजल्ट निकलेगा बस उसी में सब कुछ चलेगा, तो ये मेरा ख्याल है उनकी गलत फहमी है। पंजाब के वज़ीर आला हैं, पंजाब से पूरे मुल्क को तवक्कुआत होती हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, लीड करता है, तमाम सूबों में हमेशा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाला सूबा रहा है। इस वक्त कारकर्दगी के हवाले से पंजाब कहीं नज़र नहीं आता। तो लेकिन इस बात की समझ उन्हें कैसे आएगी जो घोड़े के साथ पैदल सफ़र करते हैं और इस ख्याल से करते हैं कि कहीं घोड़ा थक ना जाए। और वफाकी वज़ीर गुलाम सरवान के एक बयान से खासा शोर बपा है। एक बयान किया है और उस पर शामी साहब ने तज़किया दिया। देखते हैं कि क्या उन्होंने फरमाया और उस पर उनका शामी साहब का नुक्ता नज़र क्या है। कहना और किसी को
ये कहना कि आपने लूटा है मुल्क को, तो ये सारी बातें जो हैं तजावुज़ हैं। आप कानून बना दें जिसमें करप्शन की सज़ा मौत रख लें, फिर अदालत जो है जब फैसला करे किसी के बारे में कि उसने करप्शन की है तो उसे मौत की सज़ा दे दी जाए। वाजिबुल कत्ल जो है किसी एक के कहने से कोई दूसरा तो नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो सरवर खान साहब पर उंगलियां उठाते हैं। हमारे चौधरी निसार अली खान साहब से सुन ले तो वो सरवर खान साहब की बड़ी लंबी चौड़ी तफसील बयान कर देंगे। सरवर साहब से पूछें अपने मुखालफों के बारे में बयान दे देंगे। और ख़ुद सरवर साहब की जो हिकमत अमली है और जो उन्होंने पायलट्स के बारे में बयान दिया और जो PIA को नुकसान पहुंचा उसके नतीजे में, अगर उसका आप हिसाब किताब कर लें तो मेरा ख्याल है कि करप्शन की कहानियां पीछे रह जाएंगी, यानी मुल्की ख़जाने को जो नुकसान पहुंच चुका है। तो इस तरह की बातों से गुरेज करना चाहिए, ये जमहूरी बातें नहीं। देखिए, एक फेडरल मिनिस्टर की जानिब से किसी को वाजिबुल कत्ल करार देना आलमोस्ट एक फतवा है। ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। किसी को यह हक हासिल नहीं कि वो किसी दूसरे को वाजिबुल कत्ल करार दे। सिविल सोसाइटी में, सिविल माशरे में ये काम कानून का होता है, लॉ एंड ऑर्डर मौजूद है, अदालतों का काम है। हर जुर्म की सज़ा आइन में, कानून में मुकर्रर है। बुनियादी तौर पर तो गुलाम सरवर खान साहब ने वही जुर्म किया है जो काजी फाइजा के हवाले से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक मौलाना ने बयान दिया था कि उन्हें रावलपिंडी के एक चौक में लटका दिया जाए। फिर उसके बाद जुडिशरी हरकत में आई, FIA के जरिए वो पकड़ा गया, काफ़ी दिन अंदर रहा। लेकिन गुलाम सरवर खान के हवाले से कानून हरकत में नहीं आएगा, क्योंकि वो वज़ीर है और वज़ीर कुछ भी कह सकता है। वज़ीर ये भी कह सकता है कि हमारे पायलट 2 नंबर हैं, हमारे जहाज़ बिल्कुल बर्बाद हैं। उन्होंने पहले पायलटों का बेड़ा गर्क किया, PIA का बेड़ा गर्क किया। अब वो सियासतदानों को वाजिबुल कत्ल करार दे रहे हैं और ये भूल गए कि वो खुद भी पॉलिटिशियन हैं, खुद भी पॉलिटिकल वर्कर रहे हैं और ख़ुद भी माजी की कई हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं। तो किसी भी ज़िम्मेदार शख्स को इस तरह का गैर ज़िम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोग जज्बाती होते हैं, लीडरान को फॉलो करते हैं। ऐसी बात नहीं गुलाम सरवर खान को लोग फॉलो नहीं करते होंगे, वो MNA हैं, मुंतखब होके आए हैं, उनके हल्के में लोग उनको मानते होंगे। अगर वो किसी को वाजिबुल कत्ल करार देते हैं और कोई उनकी बात को फॉलो कर देता है और कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज के लिए इतना ही। कल फिर हाज़िर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों, तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।